हेलो स्टूडेंट्स, आनुवंशिकी पढ़ रहे थे अपन। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था मेंडल द्वारा मटर के पादपों को चयन क्यों किया गया, इसके क्या कारण थे, मटर की पादप में ऐसी क्या विशेषताएं थी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में इस पादप को चुना। उसके 5 कारण अपन ने पढ़े थे। उसके बाद में मेंडल ने मटर के पादप के अंदर जो 7 जोड़ी विपर्यास लक्षणों का चयन किया था, उसकी टेबल बना करके उसका अध्ययन अपन ने किया था। आगे कंटिन्यू रखते हैं अपन जेनेटिक्स को ही। तो आज का अपना जो वीडियो है उसमें अपन टॉपिक पढ़ेंगे मेंडल की संकरण तकनीक। टॉपिक का नाम हो जाएगा अपना मेंडल की संकरण तकनीक, यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों में कौन सी संकरण तकनीक को अपनाया, यानी अपना कार्य किस प्रकार से किया था। देखो, मेंडल ने मटर के पादप पर अपने वंशागति से संबंधित प्रयोग किए थे। प्रयोगों के बाद में कुछ निष्कर्ष दिए थे मेंडल ने। उन निष्कर्षों को मेंडल ने मेंडलवाद कहा था, जिसके आधार पर फिर वंशागति के कुछ नियम प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है, तो मेंडल ने पहले प्रयोग किया था मटर के पादप पर, संकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के अपने प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों में मेंडल ने किस प्रकार से मटर के पादपों में संकरण करवाया और संकरण में किस प्रकार की तकनीक को उसने उपयोग में लिया था। तो मेंडल की संकरण तकनीक में सबसे पहले अपन करते हैं विपुंसन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था विपुंसन, जिसको अपन ई मस्कुलेशन कहते हैं। ई मस्कुलेशन या विपुंसन बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर, शॉर्ट के अंदर भी विपुंसन क्या होता है। देखो, विपुंसन की सीधी परिभाषा ये होती है कि किसी अपरिपक्व पुष्प या पुष्प की कलिका अवस्था में ही इस पुष्प के पुंकेसरों को हटा देने की क्रिया जो होती है वो विपुंसन कहलाती है। यानी कोई पुष्प जो है अभी तक पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, द्विलिंगी पुष्प की बात कर रहे हैं अपन, द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं। इस पुष्प के परिपक्व होने से पहले, परिपक्व का मतलब उसके परागकोश के स्फुटन से पहले, यानी परागकोश अगर परिपक्व हो जाएंगे तो परागकोश की भित्ति फट जाएगी, परागकण बाहर निकल जाएंगे। तो परागकोश की स्फुटन से पहले, या अपन ये कह सकते हैं कि परिपक्व होने से पहले ही पुष्प के पुंकेसर जो होते हैं उनको हटा देना, यानी नर जननांगों को हटा देने की जो क्रिया होती है उसे विपुंसन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, वी यानी हटाना, पुंसन यानी पुंकेसर, यानी पुंकेसरों को हटा देना। ठीक है, ये क्रिया विपुंसन कहलाती है। किसमें की जाती है? द्विलिंगी पुष्प में की जाती है। मेंडल ने ये क्रिया मटर के पुष्प में किस लिए की? देखो, मटर का पुष्प एक द्विलिंगी पुष्प होता है, अपन ने पढ़ा था। अब द्विलिंगी पुष्प में मटर ने विपुंसन की क्रिया किस लिए की? स्वपरागण को रोकने के लिए। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, अगर अपन किसी द्विलिंगी पुष्प में पर परागण कराना चाहिए, यानी किसी वांछित पुष्प के परागकणों को उसकी वर्तिकाग्र पर लाना चाहिए, अपन जो चाह रहे हैं वो परागकण आए, न कि उस पुष्प के ही अंदर लगे हुए परागकोश के निकले हुए परागकण आए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? उन पुंकेसरों को हटा देते हैं। ये क्रिया विपुंसन कहलाती है। तो मेंडल ने विपुंसन की क्रिया मटर के पुष्प में किस लिए की? स्वपरागण को रोकने के लिए और वांछित परागण की क्रिया करने के लिए। तो संकरण तकनीक में पहला हो जाएगा विपुंसन। ठीक है, तो विपुंसन की परिभाषा आपको मैंने बता दी है, नोट्स के अंदर लिखी हुई है। दूसरी संकरण तकनीक जो है उसमें आ जाता है फिर झाड़ना। झाड़ना, जिसको अपन डस्टिंग भी कहते हैं, डस्टिंग। अब देखो, विपुंसन की क्रिया में पुष्प में अपन ने क्या किया? पुंकेसरों को हटा दिया, यानी नर जननांग को हटा दिया। अब क्या बचा है पुष्प में? केवल वर्तिकाग्र बची है, यानी स्त्रीकेसर बचा है। स्त्रीकेसर में ऊपर वर्तिकाग्र है। अब इस विपुंसित पुष्प में नर जननांग जो थे पुंकेसर, उनको तो हटा ही दिया अपन ने। अब मादा जननांग स्त्रीकेसर की जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र के ऊपर किसी इच्छित पुष्प के परागकणों को ला करके स्थानांतरण करने की क्रिया झाड़ना कहलाती है। कि अपन परागकण ये नहीं चाह रहे थे, अपन किसी को दूसरा पुष्प है मटर का, उस दूसरे पुष्प के जो परागकोश है, उस परागकोश से परागकणों को इसके ऊपर ला करके झाड़ देते हैं। यानी पुंकेसर जो है हाथ में लिए और परागकोश किस अवस्था में लेते हैं? जब परागकोश की भित्ति फट जाती है, और यहाँ पर आकर के ऐसे झाड़ देते हैं इसके ऊपर। यानी पुंकेसर परागकण जो होते हैं वो अपने किसी वांछित पुष्प के पुंकेसरों के परागकण जो है वो यहाँ पर ला करके झाड़ दिए इसके ऊपर। ये काम क्यों किया गया? क्योंकि अपन इस परागकोश के परागकण यहाँ पर नहीं लाना चाह रहे थे, अपन किसी दूसरे पुष्प के परागकण यहाँ पर ला रहे थे। इसके मतलब अपन पर परागण करवाना चाह रहे थे। स्व परागण को रोकेंगे तो परागण कौन सा करेंगे? पर परागण। तो पर परागण के लिए अपन ने किसी वांछित पुष्प के परागकणों को इसकी वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित कर दिया। ये क्रिया कहलाती है झाड़ना। ठीक है,
परागण हो गया, स्वयं परागण रोक दिया और पर परागण कर दिया अपन ने। अब उसके बाद में तीसरा जो चरण है मेंडल की संकरण तकनीक का, वो है थैलीकरण। थैलीकरण जिसे अपन बैगिंग भी कहते हैं, बैगिंग या थैलीकरण या बोरावस्त्रावरण भी कहते हैं इसे अपन। अब देखो अपन ने क्या किया, कृत्रिम रूप से परागण किया है। यहाँ पर अपने हाथों से खुद से अपन ने किसी इच्छित पुष्प के परागकणों को यहाँ पर लाके झाड़ा है। तो कृत्रिम रूप से परागित पुष्प जो है, अब इन पुष्पों को अपन ने क्या किया, इन पूरे पुष्प, जैसे ये पूरा पुष्प है, इस पुष्प के अंदर अपन ने जो वर्तिकाग्र जो है, उस वर्तिकाग्र के ऊपर अपन ने परागकणों को ला करके झाड़ दिया, यानी कृत्रिम परागण कर दिया। अब इस पुष्प के ऊपर कोई अन्य पुष्प के परागकण वायु के द्वारा या कीट के द्वारा कोई भी परागकण इस पर आ नहीं पाए, क्योंकि अपन ये चाह रहे हैं कि अपन जो परागकण ला करके यहाँ पर इसके ऊपर स्थानांतरित किए गए ना, उन्हीं परागकणों से निश्चन हो, यानी कृत्रिम रूप से परागणी हो, वायु के द्वारा या कीटों के द्वारा कोई अन्य परागकण इसके ऊपर नहीं आ जाए। इसलिए क्या करते हैं, इन पुष्प को या पूरे पादप को ही अपन किसी थैली से या पॉलीथीन से चारों तरफ से बांध देते हैं। ये चारों तरफ से पैक क्यों किया है अपन ने, कि वायु के द्वारा कोई परागकण यहाँ पर उड़ करके नहीं आ जाए। ये क्रिया कहलाती है थैलीकरण या बैगिंग। ठीक है। उसके बाद में चौथा जो चरण है संकरण तकनीक का, वो है संतति का अध्ययन। संतति का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। संतति का अध्ययन यानी कृत्रिम रूप से अपने परागण करवा दिया, यहाँ पर अन्य परागकण ने इसके लिए चारों तरफ से थैली से बांध दिया। अब परागण की क्रिया हो गई है, इसके बाद में निश्चन की क्रिया होगी। निश्चन होने के बाद में क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। तो इस प्रकार से कृत्रिम रूप से परागित पुष्पों में जब निश्चन की क्रिया हो जाएगी, निश्चन के बाद में जो बीज मिलेंगे, उन बीजों को अपन उगा करके और नए पादप विकसित करते हैं। और नए पादपों के अंदर किस प्रकार के लक्षण आए, जैसे इसके तने की लंबाई क्या है, इसके बीजों का आकार क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब लक्षणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है संतति का चयन। क्योंकि कृत्रिम रूप से पुष्पों के परागकण से निश्चन हुआ, निश्चन से बीज बने, उन बीजों को उगा करके नए पादपों में जो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है संतति का अध्ययन। तो क्रमबद्ध रूप से मेंडल ने इस प्रकार से संकरण तकनीक में काम किया था। क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले जनक पुष्पों में पर परागणी करवाया था। जो लंबे और बोने पादप लिए थे उनके बीच में परागण जो था वो तो पर परागणी था, क्योंकि दो अलग अलग पादपों के बीच में परागण था ना, वो एक तो लंबे पादप थे और एक बोने पादप थे। दोनों के बीच में परागण कराया तो दो अलग अलग पादपों के बीच में परागण हो रहा था, इसका मतलब पर परागण कराया। पर परागण करने के लिए अर्थात स्वयं परागण को रोकने के लिए सबसे पहले विपुंसन कर दिया। फिर उसके बाद में जो इच्छित पुष्प थे उनके परागणों को ला करके वर्तिकाग्र झाड़ दिया। अन्य कोई अवांछित पुष्प परागण इस पर नहीं आ पाए, उसके लिए थैली से बांध दिया। और उसके बाद में निश्चन की क्रिया हो गई। जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों का दोबारा से उगा करके जो पादप विकसित हुए उनमें लक्षणों का अध्ययन कर लिया। इस प्रकार से मेंडल ने अपनी संकरण तकनीक को अपनाया था। बात समझ में आ गई है। इसमें से मोस्टली विपुंसन वाला और थैलीकरण वाला, इनमें से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गए मेंडल ने जो काम किया था। अब संतति का अध्ययन, ये तीनों काम करने के बाद में जो संतति मिलेगी वो F1 पीढ़ी होगी। प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी है, उसको F1 पीढ़ी कहा था। ये F1 का मतलब क्या है, ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे आनुवंशिक की शब्दावली। शब्दावली में जो जो शब्द आनुवंशिक के संबंधित उनको सबको एक साथ ही अध्ययन कर लेंगे। तो प्रथम पीढ़ी जो मिली है उसको F1 पीढ़ी कहा गया। अब F1 पीढ़ी के पादपों में स्वयं परागण करवाया। देखो F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जनक पादपों में तो क्या करवाया, पर परागण। और F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी के जो पादप थे उनमें स्वयं परागण कराया। स्वयं परागण से प्राप्त जो दूसरी पीढ़ी थी उसको F2 पीढ़ी कहा गया था, यानी दूसरी पीढ़ी। ठीक है। तो ये हो गया मेंडल की संकरण तकनीक। उसके बाद में अगला टॉपिक हम लेते हैं आनुवंशिकी की शब्दावली। आनुवंशिकी की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, इसको अपन टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स भी कह सकते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसे एक वीडियो के अंदर पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं आनुवंशिकी के अंदर, जो कुछ नए प्रकार के शब्द हैं। उन शब्दों का क्या अर्थ होता है उसको अपन एक साथ ही सबका अध्ययन एक साथ कर लेते हैं, जिससे आगे अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो अपने उन शब्दों का अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी टॉपिक होगा वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो जितने भी शब्द आनुवंशिकी से संबंधित है उन शब्दों को एक साथ अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो कुछ आज के वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में करके पूरा करेंगे अपन। तो शब्दावली में सबसे पहला शब्द है कारक, जिसे फैक्टर भी कहा जाता है, फैक्टर या कारक। देखो पहले भी आपको मैंने बताया था
कि मेंडल के समय पर जो वंशागति के प्रयोग हुए थे उस समय पर जीन शब्द नहीं था। आज अपन जो जीन शब्द कॉमन लैंग्वेज में जीन बोलते हैं ना, वो जीन जो है वो मेंडल के समय में कारक था। जीन शब्द तो बाद में दिया गया था और जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था, मगर मेंडल के समय पर जीन शब्द नहीं था। तो वास्तव में जो कारक है ना वो जीन ही है। कारक जो है वो जीन ही है। मेंडल ने उस समय पर जीन नहीं था नाम, तो उनको कारक कहा था। तो कारक के लिए क्या बात हो जाएगी, वही जीन जो है वही कारक है, तो वही परिभाषा इनकी हो जाएगी कि किसी विशेष लक्षण की वंशागति और उसकी अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी इकाई जो होती है वो कारक कहलाती है। यही चीज़ अपन जीन के लिए देते हैं कि जीन क्या होते हैं, कोई एक विशेष लक्षण को ग्रहण करते हैं, अगली पीढ़ी में लेकर के जाते हैं, अर्थात वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं, और अगली पीढ़ी में वो लक्षण प्रकट होते हैं, अर्थात वो लक्षण अभिव्यक्त भी होते हैं। अभिव्यक्त होने का मतलब लक्षणों का प्रकट होना। तो किसी विशेष लक्षण की वंशागति यानी अगली पीढ़ी में लेकर के जाने की क्रिया, और अभिव्यक्ति यानी लक्षणों का प्रकट होने के लिए जो उत्तरदायी इकाई होती है, यानी जो चीज़ इन दोनों बातों के लिए उत्तरदायी है ना, वंशागति के लिए और उसके अभिव्यक्ति के लिए, लक्षण की वंशागति और उसकी अभिव्यक्ति के लिए, उस इकाई को कारक कहा जाता है। वर्तमान समय में कारक को जीन कहा जाता है, और जीन शब्द जो है वो किसने दिया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जीन शब्द दिया था जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। मेंडल के जो कारक है उन्हीं को ही वर्तमान में अपन जीन कहते हैं। ठीक है, तो जीन की परिभाषा दूसरा अपन जीन लेते हैं तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। जीन क्या है, डीएनए अणु का एक सूक्ष्म खंड या सूक्ष्म भाग है जो किसी विशेष लक्षण की वंशागति और अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी है। वही चीज़ हो गई है, किसी विशेष लक्षण की वंशागति और उसकी अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी संरचना जो डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने दिया था। उसके बाद में तीसरी शब्दावली में तीसरा शब्द अपन लेते हैं युग्म विकल्पी। इसको ढंग से समझ लेना, ये कई बार कंफ्यूजिंग की स्थिति पैदा करता है आपको। युग्म विकल्पी, या इसको अपन एलील भी कहते हैं, या इसको अपन एलिलोमॉर्फ भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, देखो परिभाषा सीधी सीधी ये होती है कि किसी विशिष्ट लक्षण अथवा जीन। देखो पहली चीज़ तो आपको दिमाग में ये फीड कर लेनी है कि कोई भी एक जीन जो होती है, जैसे ये जीन है, ये जीन जो होती है किसी एक विशिष्ट लक्षण के लिए उत्तरदायी है। यानी एक जीन एक लक्षण, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जितने भी लक्षण है, जैसे 7 लक्षण अपन ने लिए थे ना पिछली बार वाली वीडियो के अंदर, 7 लक्षण की टेबल बनाई थी ना। तने की लंबाई है, बीज का आकार है, बीज का रंग है, पुष्प की स्थिति है, पुष्प का रंग है, फली का आकार है, फली का रंग है। ये 7 लक्षण थे। उन 7 लक्षणों के लिए 7 अलग अलग जीन थी। यानी जीन जो है वो एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। एक लक्षण एक जीन, एक लक्षण एक जीन, ऐसे चलती है। तो या तो ये कह दो कि एक विशिष्ट लक्षण, या ये कह दो कि एक विशिष्ट जीन। बात एक ही है, क्योंकि एक जीन एक लक्षण ही है। ठीक है, तो किसी एक विशिष्ट लक्षण या किसी एक विशिष्ट जीन के दो विकल्पी स्वरूप, देखो एक लक्षण के लिए 2 विकल्पी स्वरूप नहीं किए थे कि अपन ने। जैसे तने की लंबाई एक लक्षण था, इसके 2 विकल्पी स्वरूप कौन से थे, या तो तना लंबा होगा या तना बोना होगा। 2 विकल्पी स्वरूप थे ना। ऐसे ही बीज का आकार किया था अपन ने, बीज के आकार के 2 विकल्पी स्वरूप कौन से थे, या तो बीज गोल होंगे या बीज झुर्रीदार होंगे। तो हर एक लक्षण के लिए 2 विकल्पी स्वरूप होते हैं। ये दोनों विकल्पी स्वरूप जो होते हैं, ये दोनों विकल्पी स्वरूप समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर, स्थल बोल दो या विस्थल बोल दो, एक ही बात है, उपस्थित होते हैं। इन्हें एलील कहते हैं। देखो क्या हो गया कि जैसे समजात गुणसूत्र की बात करें तो समजात गुणसूत्र कौन से होते हैं, मनुष्य की एक द्विगुणित कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़ियों में होते हैं। यानी जोड़ी, 2-2 के पेयर बनते हैं, जोड़ी बनते हैं। तो कितनी जोड़ी हो गई है, 23 जोड़ी हो गई है। 23 जोड़ी गुणसूत्र, या अपन ये बोल सकते हैं 46 गुणसूत्र मनुष्य की द्विगुणित कोशिका में पाए जाते हैं। मटर की बात करते हैं तो मटर के अंदर 7 जोड़ी गुणसूत्र, मटर की एक द्विगुणित कोशिका में 7 जोड़ी, या ये बोल सकते हैं कि 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 2n बराबर 23 जोड़ी। 2n का मतलब एक द्विगुणित कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र है, या 2n बराबर 46 कर सकते हैं। जोड़ी हटा दो तो 46 हो जाएंगे। तो अब देखो प्रत्येक एक जोड़ी के अंदर 2 गुणसूत्र है। दोनों गुणसूत्र बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। जैसे ये एक जोड़ी हो गई है, ये एक जोड़ी हो गई है, ये एक जोड़ी हो गई है। ऐसे जैसे मानो कि 23 सीट है, हर एक सीट पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं।
ठीक है, 2 बच्चे, यहाँ पर 2 गुणसूत्रों से तुलना कर रहा हूँ मैं, तो ये 1 नंबर सीट हो गई है, ये 2 नंबर सीट हो गई है, 3 नंबर सीट हो गई है। ऐसे 23 सीट होती है। 23 सीट पर हर पर एक एक गुणसूत्रों का जोड़ा होता है, तो 23 पर यानी 46 गुणसूत्र हो गए हैं। ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र। अब गुणसूत्रों पर जीन होती है रेखीय क्रम के अंदर, जैसे ये जीन हो गई है, जैसे यहाँ पर ये जीन, ये जीन, ये जीन, ये जीन, ऐसे ऐसे इधर भी ये जीन, ये जीन, ये जीन, ऐसे रेखीय क्रम के अंदर जीन स्थित होती है। तो जो किसी विशिष्ट लक्षण या किसी विशिष्ट जीन के 2 विकल्पी स्वरूप होते हैं ना, वो समजात गुणसूत्रों पर समान विस्थल पर उपस्थित होते हैं। जैसे मैं बात करूँगी तने की लंबाई, तने की लंबाई, तने की लंबाई, ये एक क्या है, लक्षण है, यानी एक जीन है। इस जीन के 2 विकल्पी स्वरूप कौन से थे? या तो तना बोना हो सकता है या तना लंबा हो सकता है। अब इस लंबे और बोने के लिए मेंडल ने कुछ ABCD के जो अपने जो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को सिंबल के रूप में काम में लिया था। जैसे लंबा पादप है तो टोल होता है, ठीक है, टोल को अपन लंबा बोलते हैं, तो इसके लिए कैपिटल T सिंबल ले लिया। अब बोना जो होता है वो ड्वार्फ होता है, तो ड्वार्फ के लिए D नहीं लिया, इसका स्मॉल लेटर काम में ले लिया है। तो लंबे के लिए कैपिटल T और बोने के लिए स्मॉल t, ठीक है। तो ये 2 क्या हो गए ये दोनों ही एलील हो गए, इन्हीं को ही अपन एलील बोलते हैं, कैपिटल T स्मॉल t। अब बीज के आकार की बात करें, या तो बीज राउंड यानी गोल होंगे तो कैपिटल R ले लिया, या जुरीदार होंगे तो स्मॉल r ले लिया। एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। ये प्रभावी एलील है और ये अप्रभावी एलील है। बोनापन अप्रभावी वाला है और लंबापन प्रभावी वाला था। तो ये कैपिटल T स्मॉल t है ना, यही क्या है, इन्हीं को ही अपन एलील बोलते हैं। अब बात रही है समजात गुणसूत्र पर समान विस्थल पर पाए जाते हैं। इसका मतलब कि जैसे यहाँ पर ये कैपिटल T है इसमें, तो जस्ट इसके सामने वाला विस्थल दूसरे गुणसूत्र के ऊपर, यहाँ पर जो सीट है ना, यहाँ पर जो एलील है वो बिल्कुल इसका विकल्पी स्वरूप वाला ही होगा। यानी यहाँ पर कैपिटल T है तो यहाँ पर स्मॉल t होगा। यहाँ पर जैसे कैपिटल R है तो जस्ट इसके सामने वाले समान विस्थल इसका ये हो गया, इसके समान विस्थल इसमें ये हो गया, तो यहाँ पर स्मॉल r हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये कहलाते हैं एलील। परिभाषा अपने आपके समझ में आ गई होगी अब, कि किसी विशिष्ट लक्षण अथवा जीन के 2 विकल्पी स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों पर समान विस्थल पर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्लियर? ये हो गया अपना एलील वाला। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी जो है वो अपन ने टर्मिनोलॉजी के शब्द जो इस वीडियो में देखे, आगे बहुत सारे इसमें शब्द आएंगे जो अपन अगले वीडियो के अंदर और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।